हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 23 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपी पटवारी हो, वन आरक्षक हो या फिर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ करंट अफेयर से, जहाँ पे सबसे पहले नासा से न्यूज़ है। तो हाल ही में भारतीय विशेषज्ञ हैं ए सी चरानिया भारतवंशी हैं। इनको नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद बने हैं भारतवंशी ए सी चरानिया। अब जो नासा है ये अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ये है वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट में एडमिनिस्ट्रेटर है नासा के बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं नासा के। इसके बाद है मनप्रीत मोनिका। तो अमेरिका में अभी हाल ही में ये जज बनी हैं और ये सिख हैं। तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है ये मनप्रीत मोनिका। इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में पहली बार हुआ किसी महिला सिख को जज बनाया गया है। तो एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट हुई है मनप्रीत मोनिका, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ है। तो वहाँ पे पहले तमिल और हिंदी को जोड़ा गया था ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों को, और अब तमिल और हिंदी के बाद पंजाबी को भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब तमिल, हिंदी और पंजाबी ये तीनों लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में। तो ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षा मंत्री हैं सू एलोरी, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है। और इस साल से अब ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं इनमें बदलाव किया जाएगा और पंजाबी को भी जोड़ा जाएगा। तो इसके बाद है विकास पुरोहित। विकास पुरोहित जो है ये टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ रह चुके हैं और हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने इनको भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का हेड नियुक्त किया है। तो इंडिया में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के हेड बन गए हैं मेटा के कौन? विकास पुरोहित। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हैं एलिजाबेथ बागले। तो ये ब्राज़ील में अमेरिका की राजदूत नियुक्त हुई हैं। अभी हाल ही में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, इन्होंने ब्राज़ील में अगले दूत के रूप में एलिजाबेथ बागले को नियुक्त किया है। इसके बाद है रंज पिल्लई। तो कनाडा में यूकोन क्षेत्र के ये प्रमुख बने हाल ही में, और ये भारतवंशी हैं, भारतवंशी नेता हैं। रंज पिल्लई इनका नाम है। तो इनका सिर्फ आपको नाम ही ध्यान रखना है। हाल ही में कनाडा में यूकोन क्षेत्र के ये प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक और स्पेस से रिलेटेड न्यूज़। तो ब्रिटेन की धरती से कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था और ये विफल हो गया है। सफल नहीं, विफल हुआ है। ब्रिटेन की धरती से कक्षा में प्रवेश करने के लिए पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था ये। इसका आपको नाम याद रखना है। इसका नाम था वर्जिन ऑर्बिट बोइंग। वर्जिन ऑर्बिट बोइंग 747 इसका पूरा नाम था। तो ये रॉकेट को ले जाने के लिए दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के कॉर्नवॉल से एक स्पेस पोर्ट से इसने उड़ान भरी थी। उसके बाद ये पूरी तरह से विफल हो गया था। तो यहाँ पे आपको इसका नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि ब्रिटेन की तरफ से कक्षा में प्रवेश करने का ये पहला प्रयास था जो कि पूरी तरह से विफल हो गया है। इसके बाद है यूएन मेडल। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के जो शांति रक्षक होते हैं उनको भेजा जाता है मिशन पे शांति बनाए रखने के लिए। तो उन्हें यूएन मेडल दिया जाता है। तो इसी तरह से 1171 भारतीय शांति रक्षकों को हाल ही में इस प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। भारतीय शांति रक्षक की बात हो रही है और नंबर है 1171। इसके बाद है यहाँ पे कैलिफोर्निया में आयोजित 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह हुआ था, जहाँ पे भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है।
जो कि भारत की सुपरहिट फिल्म RRR थी। इसके गाने नाटू नाटू को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है। RRR मूवी आप सभी ने देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा हिट मूवी थी। तो इसी का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, इसको ये अवार्ड दिया गया है और ये पुरस्कार जीतने वाली RRR जो है पहली भारतीय फिल्म बन गई है। कहाँ पे अवार्ड दिया गया है? 80वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में। और ये समारोह हुआ कहाँ था? यह हुआ था कैलिफोर्निया में। इसके बाद है मिस यूनिवर्स। तो हाल ही में अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है मिस यूनिवर्स। पिछले साल चुनी गई थी भारत से मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु, और इस साल अब चुनी गई हैं अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। तो ये नई मिस यूनिवर्स बन गई हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है एक महत्वपूर्ण दिवस जो कि है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि नेशनल वोटर्स डे, जो कि हर साल भारत में मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये दिन मनाया क्यों जाता है? इस दिन को मनाने का मेन एम ये है कि जो भारत में लोग हैं वो अपने मतदान के प्रति जागरूक रहें, उनको जागरूक किया जाए और वो निष्पक्ष होकर मतदान करें, इसलिए उनको प्रेरित किया जा सके। इस कारण से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दूसरी चीज़, इस साल की थीम याद रखना है आपको। 2023 की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। ये साल की थीम है। बात करते हैं 2022 की थीम। 2022 की थीम थी समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। तो ये 2022 की थीम थी और 2023 की थीम है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। दोनों ही थीम आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं कि 25 जनवरी ही क्यों चुनी गई है डेट। तो एक्चुअली में जो भारत का निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 में स्थापना की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2011 में 61वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 25 जनवरी को। उस टाइम पे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी जी पाटिल जी, तो इन्होंने उसकी शुरुआत की थी, यानी कि 2011 में ये अनाउंस किया गया था कि अब से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन है भारत का, इसके स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि प्रेजेंट में है राजीव कुमार जी, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। प्रेजेंट में अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल का बात करते हैं तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले आ जाए वो, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले आ जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक डेटा यहाँ से आपको याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। इसके बाद मूव करते हैं इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं खेल के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप किस देश में खेला जा रहा है? तो ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। फिर अब भारतीय ओलंपिक संघ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बनी है? तो मैंने आपको कराया था अभी प्रेजेंट में, PT उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ की नया निर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद है, इनमें से किस देश ने अब तक UEFA यूरो कप नहीं जीता है? तो अब तक बेल्जियम ने इस टूर्नामेंट को नहीं जीता है। नेक्स्ट है एमा राडुकानु, ये किस देश की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलती हैं ब्रिटेन के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में महिला रग्बी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये टूर्नामेंट खेला जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के मार्क सेल्बी, ये किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? तो यह रिलेटेड है स्नूकर से। नेक्स्ट है, अनिल कुंबले ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे? तो ये कारनामा किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। फिर है, वर्ष 2022 में सिंसिनाटी ओपन में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो विजेता बनी है कैरोलिना गार्सिया। फिर है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में कितने पदक जीते थे? तो यहाँ पे टोटल 2 पदक जीते गए थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय मुक्केबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक की बात हो रही है, तो ये मेडल जीता गया था अमित पंघल के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट किस टीम ने जीता है?
तो ये जो टूर्नामेंट है सबसे पहले जान लीजिए क्रिकेट का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट जीता है मुंबई ने। फिर है एमिलियानो मार्टिनेज, ये किस देश के फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं? तो ये काफ़ी फेमस गोलकीपर हैं। अगर आप फुटबॉल का जो मैंने विश्व कप 2022 था उसका वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता है कि ये अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं जिनको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दिया गया है इस साल। फिर अब वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीते हैं नोवाक जोकोविच। फिर अब भारत ने कितनी बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो भारत ने टोटल 3 बार ब्लाइंड T20 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इनमें से किस क्लब के लिए नहीं खेला है? तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं, जुवेंटस के लिए खेल चुके हैं, इसके अलावा रियल मैड्रिड के लिए भी खेल चुके हैं। तो बार्सिलोना के लिए अब तक ये नहीं खेले हैं। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं? तो सबसे ज़्यादा गोल दागे हैं फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के फार्मूला 1 सत्र में कुल कितने रेस आयोजित की जाएंगी? तो टोटल रेसेस होंगी यहाँ पे 23। 2023 की बात हो रहा है तो याद रखिए 2023 में 23 रेसेस होंगी। इसके बाद वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? तो विजेता बनी है नाओमी ओसाका। फिर ऑस्ट्रेलियन टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं? तो एशले बार्टी ने टोटल यहाँ पे 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में इनमें से किस बैडमिंटन खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है? तो 2022 में ये अवार्ड दिया गया है लक्ष्य सेन को। फिर वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं AB डिविलियर्स जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते थे। फिर है ओलिवियर गियोड, ये किस देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं? तो ये दिग्गज फुटबॉलर हैं फ्रांस के। नेक्स्ट है इनमें से किस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक नहीं बनाया है? 13 शतक नहीं बनाया है ये पूछा जा रहा है। तो मैथ्यू हैडन बना चुके हैं, डेविड वार्नर और माइकल क्लार्क बना चुके हैं। स्टीव स्मिथ जो है इन्होंने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में 13 शतक नहीं बनाया है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो 2023 में ये चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी कोपेनहेगन में। फिर है वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है सविता पुनिया के द्वारा। आगे यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है, इन्हें भी देखते हैं। जहाँ पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सुपारी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है? तो सुपारी के खिलौने के बनाने के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का, यह शहर रीवा है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के समीप कौन से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आदमगढ़ शैलाश्रय और मामा भांजा शैलाश्रय, ये दोनों ही राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी किस नाम से उल्लेखित है? तो बौद्ध के जो ग्रंथ हैं यहाँ पे उज्जैन का जो उल्लेखन किया गया है यह अच्युतगामी नाम से किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो जो कलचुरी राजवंश है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है चंड प्रद्योत, ये किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे? तो ये शासक थे अवंती के। फिर है मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए गए हैं? तो ये शिलाचित्र पाए गए हैं भीमबेटका में। नेक्स्ट है खेरला, खेरला का जो किला है यह मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो यह है बैतूल में। नेक्स्ट है मंडला किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी गोंड की। फिर है किस राजवंश के द्वारा मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? तो ये निर्माण करवाया गया था चंदेल के द्वारा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है पहले। फिर है तानसेन का जो मकबरा है यह कहाँ है? तो यह है ग्वालियर में। नेक्स्ट है होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे मल्हर राव। फिर है 1857 की क्रांति में चंदेरी के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो ये शासक थे महाराज मर्दन सिंह जुदेव जी। फिर है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी विदिशा से। मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संघ में कब शामिल हुई थी? तो भोपाल शामिल हुआ था 1 जून 1949 में।
फिर है सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? तो नेतृत्व किया गया था भीमा नायक जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली 82.30 पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? यह गुजरती है सिंगरौली से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 9.38% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो यह है नर्मदापुरम। फिर है धसान नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये इसका उद्गम होता है रायसेन से। फिर है तकिया टापू, यह कहाँ है? तो ये भोपाल में है। नेक्स्ट है हरसी परियोजना, ये किस नदी पर निर्मित है? तो यह निर्मित है पार्वती नदी पे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है यमुना में नहीं मिलती है। इसके अलावा केन, बेतवा और चंबल यमुना में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है सोन नदी पे। तो यहाँ पे आपको बांध का नाम भी याद रखना है, बाणसागर बांध, और नदी सोन नदी। फिर है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो भिंड है इसका राइट आंसर। यहाँ पे वार्षिक जो औसत वार्षिक वर्षा है ये सबसे कम होती है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? तो यह है मालवा के पठार में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2007 में। फिर है मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह केंद्र है भोपाल में। नेक्स्ट है बाघ जनगणना 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाघ जनगणना 2019 की बात हो रही है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526। फिर है सैलाना अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? तो यह है मध्य प्रदेश के रतलाम में। नेक्स्ट है देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य कामधेनु गौ अभ्यारण्य जो है, तो आपको बताना ये है कहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि कामधेनु गौ अभ्यारण्य ये देश का प्रथम गौ अभ्यारण्य है, और यह है कहाँ पे? यह है आगर मालवा में। फिर है मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो यह है बालाघाट में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का मलाज खंड किस खनिज से संबंधित है? तो यह संबंधित है तांबा से। फिर है मध्य प्रदेश में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है? तो यह बनाया गया है ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहाँ पे है? तो यह है धार में। नेक्स्ट है मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र, यह कहाँ है? तो यह है भिंड में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जेम्स व ज्वेलरी पार्क, ये कहाँ पे है? तो ये पार्क है इंदौर में। नेक्स्ट है प्रधान किस जनजाति वर्ग की उपजाति है? तो ये उपजाति है गोंड जनजाति की। फिर है बूढ़ा देव, ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं, इनका नाम याद रखना है बूढ़ा देव। फिर है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा शहर है इंदौर। नेक्स्ट है उज्जैन का छिपा शिल्प किस नाम से विश्व विख्यात है? तो भैरूगढ़। उज्जैन का है छिपा शिल्प, ये भैरूगढ़ के नाम से फेमस है। फिर है मध्य प्रदेश में कलसा नृत्य, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बघेलखंड में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में रतनगढ़ मेला लगता है? तो दतिया में लगता है रतनगढ़ मेला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रथम आदिवासी खेलकूद विद्यालय कहाँ है? तो यह है अलीराजपुर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का गठन किया गया था सन 2011 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। फिर है सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन, इन्हें भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे? तो ये थे क्रो मैग्नन। फिर से देख लीजिए, क्रो मैग्नन इसका राइट आंसर है। फिर है निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो इसका राइट आंसर है अपघटन। फिर है सीड योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण से। फिर है
परम पोरुल ये एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? इसकी स्थापना की गई है NIT तिरुचिरापल्ली में। फिर है नायलॉन का धागा किससे बना होता है? तो नायलॉन का धागा बना होता है पॉलीएमाइड पॉलीमर से। फिर है निम्न में से किसे सिन गैस कहा जाता है? तो सिन गैस कहा जाता है CO+H2। फिर है निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट है माओरी नामक जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कौन सी जनजाति है? माओरी। फिर है चिहुआ हुआ नामक खनिज खनन जो केंद्र है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो चिहुआ ये जो खनिज खनन केंद्र है यह फेमस है चांदी के लिए। फिर है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है ब्रंटलैंड रिपोर्ट ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है सतत विकास से। फिर है भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं? तो स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाने जाते जो शहर हैं ये है आगरा, दिल्ली और जयपुर। फिर है मिथन नामक जनजाति त्यौहार जो है इनका संबंध किस जनजाति से है? तो नागा जनजाति से संबंधित है एक त्यौहार जिसका नाम है मिथन। फिर है जनजाति सलाहकार परिषद का गठन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका गठन किया जाता है अनुसूची 5 के अंदर में। फिर है भारत की संकटग्रस्त जनजाति लेप्चा, नाम याद रखिएगा लेप्चा, ये किस राज्य में पाई जाती है? तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त किसकी उपस्थिति के कारण जमा नहीं होता है? तो हेपरिन के कारण जो रक्त है हमारे शरीर के अंदर वो जमा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। फिर है नाथपा झाकरी परियोजना, ये किस नदी पे है? नाथपा झाकरी परियोजना, तो यह परियोजना है सतलज नदी पे। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है इनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? इनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस टाइप के इंडेक्स वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें रैंकिंग ज़्यादातर पूछी जाती है। तो 2022 की बात हो रही है तो भारत इसमें रहा था 37वें नंबर पे। फिर है किस संविधान संशोधन के तहत मेघालय को असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 22वां। फिर है केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो यह शक्ति आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो ये शक्तियां दी गई हैं गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। फिर भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा किसी में नहीं। फिर है सेतुबंध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की है प्रवर सेन द्वितीय ने। फिर है कंगनी पूजा, इसका आरंभ किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसकी शुरुआत कराई गई थी सेन गुट्टूवन के द्वारा। फिर है मौर्यकालीन अधिकारी रूपदर्शक, मौर्य काल के दौरान कुछ अधिकारी थे जिनको रूपदर्शक कहा जाता था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये किस विभाग से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे मुद्रा परीक्षण, ठीक है। तो मुद्रा परीक्षण विभाग में जो अधिकारी थे उनको रूपदर्शक कहा जाता था, कब? मौर्य काल में। नेक्स्ट है सम्राट अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है? तो यह शिलालेख था 12वां।
फिर है यजुर्वेद में उल्लेखित शब्द ब्रीहि, इसका आशय क्या है? तो यानी कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका आशय है चावल से। फिर है नाटो नामक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो नाटो की स्थापना की गई थी 1949 में। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले सन 1900 से शुरुआत हुई थी महिला खिलाड़ियों की भागीदारी ओलंपिक खेलों में। और ये ओलंपिक हुए कहाँ थे? ये हुए थे पेरिस में। फिर है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र यानी एलपीएससी, इसकी इकाई कहाँ है? तो इसकी इकाई है महेंद्रगिरी में। फिर है एफएसएच, ये जो हार्मोन है इसका स्रावण किस अंतःस्रावी ग्रंथ से होता है? तो इसका स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि से। फिर है पार्किंसन, ये एक रोग है, आपको बताना है कि इस रोग में कौन सा हार्मोन अहम होता है। तो पार्किंसन में अहम होता है डोपामिन। फिर है दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिग्माटिज्म, ये एक नेत्र रोग है और इस नेत्र रोग में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है यह बताना है। तो एस्टिग्माटिज्म में प्रयोग किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस। फिर है ऑर्थोपोडा नामक जंतु जो है यह किस अंग के द्वारा उत्सर्जन करते हैं? तो ये उत्सर्जन करते हैं मैल्पिगियन ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा के पाचन में हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा के पाचन से हमें 9.3 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। फिर है भारत की पहली कन्या पंचायत या बालिका पंचायत किस राज्य से शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात से। फिर है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का किसे दिया गया है? तो अवार्ड दिया गया है मीराबाई चानू को। फिर है भारत गौरव योजना, ये किस पर आधारित है? तो ये आधारित है पर्यटन यानी टूरिज्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट है जिव्हाला योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध है जेल में जो कैदी हैं उनसे। नेक्स्ट है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित नीति में किस वर्ष तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 5 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का। फिर है कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो यह है मुंबई में। नेक्स्ट है कारकोट वंश के संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं दुर्लवर्धन। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन 2022 नामक युद्धाभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य हुआ था? तो यह अभ्यास हुआ था भारत और जापान की सेनाओं के बीच में। कौन सा अभ्यास था? धर्म गार्जियन 2022। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1993 में। लास्ट क्वेश्चन है थेरी जो मरुस्थल है यह कहाँ पे है? तो यह है तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है, इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे सीरीज चल रही थी जहाँ पे भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराया है और जो लास्ट मैच था उसमें कुछ रिकॉर्ड बने हैं। तो लास्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया है और रनों के हिसाब से देखा जाए तो ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया है और रनों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी जीत है पूरे वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसी मैच पे विराट कोहली ने भी शतक बनाया था, उनका श्रीलंका के खिलाफ ये 10वां शतक था। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी टीम के खिलाफ 10 वनडे शतक लगाने वाले विराट कोहली विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो 2 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। एक तो 317 रनों से जीत का भारत और श्रीलंका के बीच में, और दूसरा 10 शतक लगाने वाले विराट कोहली किसी भी देश के खिलाफ पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और याद रखिएगा वनडे की बात हो रही है, ना टेस्ट ना T20, वनडे की बात हो रही है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ याद रखने हैं। इसके बाद है यहाँ पे स्पेनिश सुपर कप। स्पेनिश सुपर कप ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है और हाल ही में बार्सिलोना ने इस टूर्नामेंट को जीता है। बार्सिलोना ने फाइनल में रियल मैड्रिड को हराया है। बार्सिलोना ने फाइनल में रियल मैड्रिड को हरा के
रिकॉर्ड 14वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता, यानी सबसे ज़्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीता गया है बार्सिलोना के द्वारा। ये जो टूर्नामेंट है ये हुआ था सऊदी अरब में, याद रखिएगा। फाइनल हुआ था बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बार जीता है बार्सिलोना ने, इस बार 14वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। इसके अलावा रियल मैड्रिड ने 12 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। तो ये फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करते हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। तो पुरुष एकल वर्ग में बात करते हैं तो जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन। पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन। और विक्टर एक्सेल्सन किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं डेनमार्क के, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर महिला वर्ग में बात की जाए तो महिला वर्ग में जीती हैं मलेशिया ओपन में जापान की अकाने यामागुची, जापान की खिलाड़ी हैं ये। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुषों में जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क के लिए खेलते हैं, और महिलाओं में जीती हैं अकाने यामागुची जो कि जापान के लिए खेलती हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आईसीसी के द्वारा नया अवार्ड जो शुरू किया गया था पिछले साल प्लेयर ऑफ द मंथ का, तो अभी हाल ही में दिसंबर 2022 के पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया है। तो पुरुषों में बात करते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाज है हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के बल्लेबाज है हैरी ब्रूक, इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और अगर महिला वर्ग की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर बनी है प्लेयर ऑफ द मंथ। फिर से सुन लीजिए, पुरुषों में हैरी ब्रूक बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में एशले गार्डनर बनी है प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हो गया, ये आपको याद रखने, और दिसंबर 2022 का पुरस्कार था, ये याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेनिस का एक और टूर्नामेंट है जो कि है ऑकलैंड ओपन। तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं रिचर्ड गैस्केट, इन्होंने जीता है ऑकलैंड ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कौन है? रिचर्ड गैस्केट। कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो ये आपको इनका नाम यहाँ से याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक नाम है ह्यूगो लॉरिस, काफ़ी नाम सुना होगा इनका आपने। तो एक्चुअली में ये जो फ्रांस की फुटबॉल टीम है वहाँ के कप्तान थे। पिछली बार 2018 में जब फ्रांस की टीम जीती थी तब भी ये कप्तान थे, फीफा की बात कर रहे हैं फुटबॉल की, और 2022 में भी फ्रांस की टीम के ये कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस। तो हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, और 2022 में जो फीफा विश्व कप हुआ था उसका एक अलग से वीडियो बनाया गया था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अर्जेंटीना ने जीता है इस साल का टूर्नामेंट और फाइनल में हराया था फ्रांस को, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो उस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके बाद लास्ट में देख लेते हैं कुछ स्मृति शेष। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं रहमान राही, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये प्रसिद्ध कवि थे और जम्मू और कश्मीर से एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे ये, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो प्रोफेसर राही को 2007 में सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2007 में इन्हें सन 2004 के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पुरस्कार था 2004 का, लेकिन दिया गया था 2007 में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू और कश्मीर से एकमात्र व्यक्ति हैं ये इस पुरस्कार को जीतने वाले। इनका नाम आपको याद रखना है, रहमान राही जी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। इसके बाद है न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर, इनका पूरा नाम है ब्रूस मरे। तो हाल ही में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नाम देके, ब्रूस मरे किस खेल से संबंधित थे? आंसर होगा क्रिकेट। या किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है। इसके बाद है यूनान के अंतिम राजा थे ये कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय। हाल ही में 82 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। तो यहाँ से आपको इनका नाम कॉन्स्टेंटाइन द्वितीय और कहाँ के अंतिम राजा थे? यूनान के। ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा
आप टेलीग्राम चैनल पे भी ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट मैगजीन न्यूज़पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ मिल जाएगी, जॉब अलर्ट्स, जॉब नोटिफिकेशन, डेली करंट अफेयर, जीके, वोकैब, सब कुछ आपकी तैयारियों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिएगा। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।